सच में स्कैम है या ये इसमें कुछ सच्चाई भी है? जब आपने स्टार्ट किया था तो आपको कैसा लगा था कि आप कहाँ तक जाएंगे, कितने दिनों तक कर पाएंगे, या किसने आपको कन्विंस किया था? जब मैंने स्टार्ट किया था कोई ऐसा विजन नहीं था. इट वॉज जस्ट एक्साइटमेंट. द मेन पार्ट विच इग्नाइट मी टू कम टू दिस इंडस्ट्री इज मैं शुरू से एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहता था. ओके, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सक्सेस होना दैट इज 100% पॉसिबल, बट यू हैव टू पे द प्राइस. सो पहले दिन में सपना दिखाया जाता है, बिग रिवॉर्ड, बड़ी गाड़ियाँ, ये सारे लग्जरी के ड्रीम पहले दिखाया जाता है. आपने भी शायद देखा होगा एक काफी छोटा सा बच्चा स्टेज पर डायमंड बोल रहा बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए. मैं कहूँगा बच्चे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसके पास इतनी बड़े लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो जो बोल रहा है वो कितना इम्पैक्टफुल है, कितने लोगों को प्रभाव करेगा, सही है गलत है, उसको कुछ पता नहीं है. अभी एक्चुअली एक और पर्सन है जो काफी वायरल हो रहे हैं हमारे एमएलएम, जो भी ये फील्ड है हमारा डायरेक्ट सेलिंग में। रवि शर्मा उनका नाम है। रवि शर्मा. अभी ये जी न्यूज़ ने भी काफी कॉल वगैरह किए हैं, काफी रिकॉर्डिंग्स मैंने सुनी। रवि शर्मा की मैंने भी सुना, उनके जो रील वायरल हुई है. एंड सबसे पहले तो मैं रवि शर्मा को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा. और जो कंपनी BMW और पे आउट की 7 करोड़ 1 करोड़ ये प्रमोट करती है, वो इंडस्ट्री को मिसगाइड कर रहे हैं. हालांकि ये इंडस्ट्री 1 साल में करोड़पति बनने का नहीं है. हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ हैं समीर सिंघानिया, जो कि 11 ईयर से डाइट सेलिंग में है, जिसको हम लोग एमएलएम के नाम से भी जानते हैं, और काफ़ी लोग एमएलएम को स्कैम भी कहते हैं. तो आज मैंने इसीलिए उनको अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है, ताकि आज हम सारे डाउट्स क्लियर कर सकें, क्या ये सच में स्कैम है या ये इसमें कुछ सच्चाई भी है. तो ओके समीर, जरा अपने इंट्रोडक्शन आप दे दो, फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. आई एम वेरी एक्साइटेड. सभी को हाय एवरीवन. एंड मेरा नाम समीर सिंघानिया है. मैं उड़ीसा का एक बहुत छोटा सा गांव से बिलोंग करता हूँ, जिस गांव में सिर्फ 200 परिवार हैं, और उसमें से एक छोटी सी गांव जिसमें आप ये बोल सकते हैं कि लोअर मिडिल क्लास, ओके वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ. एंड मैं डायरेक्ट सेलिंग में 2012 में आया. ओके एंड देन उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और आज मेरा 11 साल से ज़्यादा हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग में. एंड आई एम वेरी हैप्पी, इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन के आई एम वेरी हैप्पी. ओके, काफ़ी अच्छा लगा सुन के. थैंक तो यू. जब आपने स्टार्ट किया था तो आपको कैसा लगा था कि आप कहाँ तक जाएंगे, कितने दिनों तक कर पाएंगे, या किसने आपको कन्विंस किया था? जब मैंने स्टार्ट किया था कोई ऐसा विजन नहीं था. इट वाज जस्ट एक्साइटमेंट. क्योंकि मुझे एक डॉक्टर साहब ने उनके सेमिनार में इनवाइट करके लेके गए थे. ओके एंड जब मैंने सेमिनार देखा तो बड़े बड़े डॉक्टर्स और एमवे का सेमिनार था. इट वाज इट वाज ऑसम. सो जब डॉक्टर्स आए और बड़े बड़े स्पीच हो रही थी हेल्थ के बारे में, बड़े बड़े पे आउट के बारे में बात कर रहे थे, मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी इसका हिस्सा बनना चाहिए. एंड द मेन पार्ट विच इग्नाइट मी टू कम टू दिस इंडस्ट्री इस मैं शुरू से एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहता था. ओके बनावास मैं 3 क्लास का जब था, मैं 3 क्लास में पढ़ाई कर रहा था, तीसरी में. उस टाइम में मैं एक अमेरिकन आया था हमारे गांव में. एंड वो एक बढ़िया इंग्लिश में बढ़िया स्पीच दिया था. उस टाइम में मैं माइंड में सेट किया कि आई शुड बिकम लाइक दैट गाय. सो मेरा बोलने का, जो लोगों के बीच में बोलने का चाहत था, और जब मैं 2012 में उस इवेंट में गया तो मुझे वो चाहत इग्नाइट हो गया. देन मुझे लगा कि इसमें मुझे स्टार्ट करना चाहिए. और 2012 में दिसंबर महीने में मैं एमवे का सेमिनार देखा था. एंड आई स्टार्टेड डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स. वाह, काफ़ी अच्छी जर्नी रही आपकी. तो आपकी जो पहली कंपनी थी एमवे, तो उसमें कितना टाइम गुजारा आपने? मैं उस टाइम में मैं तैयारी कर रहा था. आई वॉज डूइंग लाइक सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था भुवनेश्वर में, उड़ीसा का कैपिटल जो है. ओके सो मैं 1 महीना काम कर पाया, क्योंकि मेरे पास इतनी पढ़ाई की जो स्केड्यूल रहती थी, उसमें मुझे किसी को प्रेजेंटेशन देने के लिए जाने के लिए या किसी को बात करने तक मुझे टाइम नहीं मिल पाता था. सो मुझे बहुत सारे कैसेट्स दिए थे डायमंड लोगों का, उनके लाइफस्टाइल जर्नी का. वो सारे देखने के बाद मेरे माइंड में ये सेट हो गया कि इस इंडस्ट्री में कुछ तो है पावर, ओके इस इंडस्ट्री में कुछ बनाया जा सकता है. बट ड्यू टू द स्केड्यूल, पढ़ाई की इतनी हैक्टिक था, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया. 1 महीने के बाद मैंने क्विट कर दिया और मैं बैक टू आवर स्टडीज़. ओके तो मैं आ गया था. ओके जी. ओके. एक्चुअली ये सेम इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ 2004 में, जब मैं बीसीए कर रहा था. मेरा सेकेंड ईयर था, तो मेरी क्लास के कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने आरसीएम ज्वाइन किया. 2 बजे एक मीटिंग में ले गए, सेमिनार में ले गए, और मैंने वो अटेंड किया, और मैं कन्विंस हो गया वहाँ पर, और मैंने अपने फादर से थोड़ा कहा, पापा जी यार मुझे ज्वाइन करना है.
और काफ़ी अच्छा है। और वो पता नहीं उनका कुछ 1500 का शायद प्लान था, जिसमें वो मुझे एक बैग और कुछ कपड़े वगैरह वो दे रहे थे। राइट राइट राइट। तो मैंने कहा चलो पापा जी कर लेते हैं इसको, अच्छा है, क्योंकि कपड़े तो मिल ही रहे हैं जैसा कि करेक्ट वो पिच करते हैं कि करेक्ट आपको करेक्ट। कपड़ा तो मिल ही रहा है उतना पैसों का, और बहुत सी क्वालिटी का है, और बाकी सामान भी उनके यहाँ हुआ करता था। तो जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगा मुझे, वाओ ये तो बहुत अच्छा जाएगा। इवन वो शायद पीक टाइम रहा होगा उनका, इवन मेरे होम टाउन में जब मैं गया तो वहाँ पर लोगों ने अपने जो पुराने बिजनेस थे वो बंद करके उन्होंने आरसीएम के ऑफिस खोल लिए अपने वहाँ पर अपनी अच्छा। शॉप्स में। वो ओके। क्रेज था, मैं देख रहा था ये तो वाओ बहुत अच्छा जा रहा है, मैं बहुत सही ट्रैक पर हूँ। तो आई ट्राइड अ लॉट बट कुछ ऐसा खास हुआ नहीं। और इवन मैंने ये तक किया है कि जो सामान मिलता है ना, साबुन वगैरह जो भी, जिसमें जो कमीशन मुझे एक लेवल के बाद मिलना था मैं उन लोगों को वो कमीशन काट के देने लग गया। फॉर एग्जाम्पल कोई 10 रुपए की है और 2 रुपए मुझे मिलने हैं उसमें, तो पहले से ही वो 10 रुपए खर्च करके उसको 8 रुपए में देता था कि यार आप इससे ले लो बस ओके। तो बचपना था जो भी था तो समझ में नहीं आया, बट हाँ मैंने किया था। लेकिन तो मुझे समझ में आ गया कुछ टाइम बाद ये मुझसे नहीं हो पाएगा। और वो लोग जो उस टाइम पर ऑफिस खोल के बैठे थे वो भी सब बंद करके बैठे हैं। आई डोंट नो कितना सही कितना गलत, आप मुझे ज़रा बताइए कि आपने आरसीएम के बारे में सुना ही होगा, कैसी कैलकुलेशन है उनकी, क्या ये सच में अचीवेबल है कुछ या नहीं है? अगर मैं प्लान की बात करूँ या वहाँ पर सक्सेस अचीव करने की पॉसिबिलिटी के ऊपर अगर मैं बात करूँ, तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सक्सेस होना दैट इज 100% पॉसिबल। ओके। इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ओके। 100% पॉसिबल है। बट यू हैव टू पे द प्राइस। ओके। इफ यू आर रेडी टू पे द प्राइस विच द इंडस्ट्री और विच योर वर्क रिक्वायर्स, देन आप जा सकते हैं। ओके। तो कोई भी व्यक्ति जब ज्वाइन करता है, डे वन उनको एक करोड़पति बनने का ड्रीम दिखाया जाता है, ऐसा ही। क्योंकि इसमें कहा जाता है दिस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट्स, हम्म। ऐसे दिस इज द बिजनेस ऑफ सेलिंग द ड्रीम्स। हाँ ऐसा ही है। सो पहले दिन में सपना दिखाया जाता है, बिग रिवॉर्ड, बड़ी गाड़ियां, ये सारे लग्जरी के ड्रीम पहले दिखाया जाता है। वाई? क्योंकि एक कॉमन मैन जब वो एक कॉमन परिवार से आता है, उसको जब बड़ी गाड़ियां और बड़ी सक्सेस स्टोरीज के बारे में बताया जाता है, वो उसके मन में जो सपना होता है वो इग्नाइट होता है। लेकिन वो क्या सोचता है जो पहली बार इंडस्ट्री में आता है, बिना कुछ प्राइस पे किए, प्राइस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ मनी, मैं बोलता हूँ कि ये इंडस्ट्री कुछ त्याग मांगती है, प्रिपरेशंस करना पड़ता है। दो बकेट को आपको पूरा करना होता है। नंबर वन इज नॉलेज, ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, इस इंडस्ट्री की पूरी इतिहास, सेल्स कैसे होती है, टीम कैसे बिल्ड करनी है, हर चीज के बारे में हमें नॉलेज होना जरूरी है। तो फर्स्ट बकेट इज नॉलेज विच इज द एसेंशियल पार्ट। उसके बाद आती है स्किल। ऑल द नॉलेजेस यू हैव गेन्ड फ्रॉम द इंटरनेट, फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम योर अपलाइन, फ्रॉम एवरीबॉडी, अगर आप उसको प्रैक्टिस करके स्किल में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंड बकेट इज स्किल, जो आपको वाकई में पैसा बना के देगा। 99.9% डायरेक्ट सेलर, वो इधर दे हैव नॉलेज, उनके पास स्किल नहीं है, केवल नॉलेज है, और 20-20, 10-10, 15-15 साल हो चुके हैं, स्किल उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से वो सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहा है। अगर एक नया आदमी आ जाए और जो सक्सेस अचीव करने के बारे में उसको बताया गया, उसको अगले 2-4 साल के अंदर या 5 साल के अंदर प्राप्त अगर करनी है, तो उसको वो सिस्टम की प्रोसेस में जाना पड़ेगा। इन द फर्स्ट थिंग इज नॉलेज, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट की नॉलेज, आपके पे आउट का नॉलेज, कस्टमर की साइकोलॉजी की नॉलेज, सेलिंग स्किल आपको जानना है, बेचा कैसे जाता है, बिकॉज प्योर सेलिंग बिजनेस, आप प्रोडक्ट लेके जाते हैं, किसी को देते हैं, उस प्रोडक्ट से मिलने वाली फीचर्स या बेनिफिट्स के बारे में सामने वाले को बताते, वो खरीदता है। तो अगर आप इसके नॉलेज प्रॉपर नहीं होगा तो ये इंडस्ट्री में फेल होना सुनिश्चित है। एंड लेट मी टेल यू द फैक्ट, ये इंडस्ट्री की वजह से बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग आबाद हुए। सही कह रहे हो आप। ये जो बहुत आ रहे ना, ये कौन लोग हैं? जो प्रॉपर प्राइस पे नहीं किए, वो लोग हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके। आपने भी शायद देखा होगा एक काफ़ी छोटा सा बच्चा स्टेज पर बोल रहा है कि ये तो यार 26 में जब मैं डायमंड बनकर आऊँगा तो सब लोग मुझे देखने के लिए तरसेंगे। आपने देखी होगी वो वाली रील्स? हाँ, वो अपने जांग पीट पीट के बता रहा है। हाँ एक्चुअली राइट। वो ऐसे काफ़ी ऐसे बोल रहा है, हाँ मुझे हाँ। देखेंगे। तो अभी रिसेंटली उसकी फिर से रील वायरल हो रही है, और हम्म। मतलब बोल रहा है कि 2000 लाइक 18 और 17 अंडर 19 का वीडियो उसका वो। और अभी वो बोल रहे हैं मुझसे, मतलब रील में बोल रहा है अपनी
कि मुझे ये इन्फ्लुएंस मुझे बोला गया ऐसा बोलने के लिए, और मैं आज कहीं भी नहीं पहुंचा हूँ, और मेरे मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पाया अपनी लाइफ में। तो उस बारे में आप क्या कहोगे कि उसकी गलती थी इसमें कुछ, या वो सही से मैनेज नहीं कर पाया, या मैं कहूँगा छोटा था वो? मैं कहूँगा बच्चे की कोई गलती नहीं है, ओके। क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसके पास इतनी बड़े लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो जो बोल रहा है वो कितना इम्पैक्टफुल है, कितने लोग को प्रभाव करेगा, सही है गलत है, उसको कुछ पता नहीं है। अगर उस वीडियो में देखोगे तो उसका उम्र ज़्यादा नहीं, शायद 14-15 साल की होगी, शायद से भी छोटा लगा। हाँ इससे भी छोटा होगा। तो उस उम्र में बच्चा क्या ही जज करेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके। ये उस कंपनी की या उस कंपनी के जो कल्चर है वहाँ की प्रॉब्लम है। ओके। डायरेक्ट सेलिंग में हर एक कंपनी एक डिफरेंट कल्चर बनाती है, और उसी कल्चर के अकॉर्डिंग उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो बढ़ते हैं, ओके। नर्चर होते हैं। अगर आपके कंपनी में प्रॉपर एजुकेशनल कल्चर नहीं है, प्रोफेशनल कल्चर नहीं है, देसी कल्चर है कि सीना ठोकेंगे, स्टेज तोड़ेंगे, ओके। हवाबाजी करेंगे, इससे क्या होगा? वो बच्चा को वही सिखाया गया, हाँ। क्योंकि वो बच्चा वैसे बोलते हुए किसी को देखा जरूर होगा। हाँ। उसका कोई ना कोई ऑफलाइन ऐसे अपना जांग पीट रहा होगा, अपना कपड़ा फाड़ा होगा, हाँ। हाँ अपना शर्ट फाड़ा होगा, कुछ ना कुछ तो तांडव किया होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। बच्चा देखे वो सीखा और सेम रेप्लिकेट किया स्टेज में जाके। ओके। कुछ भी पता नहीं है उसको, हाँ, उसको नहीं पता। हाँ, और वो वहां तक वो स्टेज में वो शब्द यूज भी कर रहा है बच्चा। हाँ। एक बड़े बड़े लोग डायमंड। माइक के सामने बोलने में बहुत सोचेंगे, डायमंड से पहले वो बोलते साला करके बात कर रहा है, राइट? तो बच्चे को पता तक नहीं है, बट ही इज रेप्लिकेटिंग हिज अपलाइन, अपलाइन को रेप्लिकेट कर रहा है। इसका मतलब देयर इज अ बैड कल्चर। ये कल्चर अगर हम सेट करते रहेंगे ना, इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगा, लोग स्कैम के शिकार होंगे, जो स्कैम के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा चल रहा है। ओके। सो दैट इज द फॉल्ट ऑफ द कल्चर, नॉट ऑफ द चाइल्ड। ओके, वो तो काफी मतलब छोटा बच्चा है। यस। अभी एक्चुअली एक और पर्सन है जो काफी वायरल हो रहे हैं हमारे एमएलएम, जो भी ये फील्ड है हमारा डायरेक्ट सेलिंग में। रवि शर्मा उनका नाम है। रवि शर्मा। अभी ये जी न्यूज़ ने भी काफ़ी उन्हें कॉल वगैरह किए हैं, काफ़ी रिकॉर्डिंग्स मैंने सुनी है। उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है कि हमारा यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, मेरा हाँ जी। जीएसटी फाइल करता हूँ। उसके बारे में आप क्या कहोगे? रवि शर्मा की मैंने भी सुना, उनके जो रील वायरल हुई है। एंड सबसे पहले तो मैं रवि शर्मा को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि ऐसा कुछ कर दिया कि भाई वायरल हो गया, सारे लोग बोलने लगे उनके बारे में। हालांकि आप अगर इस इंडस्ट्री के हर कंपनी के इवेंट में जाओगे तो रवि शर्मा कुछ नहीं बोले हैं इतना तांडव, जितना तांडव लोग कर रहे हैं। हाँ, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी गाड़ी, अपने हाथ की सोने, ज्वेलरी, हर चीज इतना भर भर के प्रमोट कर रहे हैं और हाईली एग्जाजरेट करके प्रमोट कर रहे हैं। लाइक इंडस्ट्री प्रोडक्ट और नहीं रहा, इंडस्ट्री रहा ऑफलाइन लोगों की BMW का। ओके। कि प्रोडक्ट और प्रमोट नहीं हो रहा है। कितने कार अचीवर हैं उसकी बात होगी, कंपनी की MD खड़े होके माँ का लाल बाप का लाल करके बात करेंगे। सही बात है। तो ये जो रेप्लिकेट होते जा रहा है ना, दिस इज वेरी बैड। तो शर्मा जी का मैंने जो वीडियो देखा, वो अपने बहुत सारी चीजें बताए हैं, राइट? अपना घर के बारे में, BMW वगैरह बहुत सारे गाड़ी, 6 लाख समथिंग GST भर रहे हैं, ये सारी चीजें वो बताए हैं। तो वो असली में भर रहे हैं नहीं भर रहे, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। वो जिस तरीके से ज्यादा एग्जाजरेट करके बोले, वो कहीं ना कहीं मीडिया को अट्रैक्ट किया उसको कैप्चर करने के लिए, और वो वायरल हो गए। बट मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में जो एग्जाजरेट करके बोल रहे हैं, ठीक है, वो एग्जाजरेट करके, वो अपने हिसाब से, हर किसी का बोलने का एक स्टाइल है, वो हर कोई आदमी बोलता है, बट ऐसा ना बोले जिससे पब्लिक गलत चीजों में मैनिपुलेट होते जाए। ओके। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर रवि शर्मा जी 100 करोड़ नेटवर्थ बताए या टर्नओवर बताए, वो अलग विषय है, लेकिन हम ऐसा ना बताए जिस चीज से कोई आदमी गलत तरीके से प्रेरित हो। ओके। तो मेरा विचार ये कहता है कि आप सबसे ज्यादा प्रमोट करिए आपकी कंपनी के एथिक्स, एजुकेशन और प्रोडक्ट को। ओके। पे आउट शुड नॉट बी प्रोमोटेड, क्योंकि पे आउट पहले जमाने में प्रमोट होने लायक था, क्योंकि इंडस्ट्री के ऊपर किसी का विश्वास नहीं था। आज इंडस्ट्री को लोग जानने लगे हैं, अवेयरनेस आ चुका है, नोबडी डाउट्स दिस इंडस्ट्री नाउ। सो यू शुड प्रमोट योर प्रोडक्ट, द सिस्टम दैट यू हैव इन योर कंपनी, और कंपनी की स्ट्रेंथ बताइए। मेरा कितना पे आउट मैं अगर बताऊं मेरा पे आउट इतना है, मैं 20 लाख महीने की कमा रहा हूं, अगर मैं ऐसा बोलूं,
तो सामने वाला वो पूरा प्रोसेस को छोड़कर डायरेक्ट 20 लाख उसके माइंड में ट्रिगर करेगा ऐसा ही हो रहा है। और वो सोचेगा कि एक रात में ये कैसे पहुंचूंगा मैं इसकी तरह, हाँ, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो वो जो एग्जाजरेशन स्पीकिंग में जो बढ़ चढ़ के जो हद से ज्यादा बोलते हैं वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि यस मैं भी काफ़ी सारी लोगों से मिलता हूँ जो भी एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग में है। सभी अपनी गाड़ियाँ, प्रॉपर्टी, इतना पैसा कमाया, इस महीने इतना इंसेंटिव आया, इतना अमाउंट आया, वो प्रोडक्ट्स की बात नहीं करते। हमारे प्रोडक्ट्स इतने इफेक्टिव हैं। और इसके साथ साथ मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स इतने महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे हैं। वो किसी भी कंपनी का एलोवेरा जूस है, बाबा रामदेव शायद अंडर 200 सेल कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे प्राइसिंग का आइडिया है। पर मैं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के इस तरह के प्रोडक्ट्स में बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा प्राइसिंग रहती है। ऐसा क्यों? गुड क्वेश्चन। डायरेक्ट सेलिंग के जो प्रोडक्ट्स है कंपेरेटिवली अगर देखोगे तो थोड़ा महंगा लगता है। सबसे पहले तो आप डायरेक्ट सेलिंग की अगर कुछ अच्छे कंपनीज के देखेंगे प्रोडक्ट में, जैसे मैं बात कर रहा था एमवे की, एमवे किया हूँ। तो वहाँ पे हम 2014 में उनका प्रोडक्ट परसोना करके जो पाउडर वगैरह आता काफ़ी महंगे हुआ करते थे। सो द क्वालिटी दे मेंटेन, उस क्वालिटी को लेके आने के लिए, वो नेचुरल क्वालिटी लेके आने के लिए उसमें खर्चे तो डेफिनेटली होते हैं। ओके। उसके बाद जो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी कॉस्ट कंज्यूम करते हैं, ओके। जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग के जो कॉस्ट है लिटिल बिट ऑफ सम परसेंट है, यानी कि 10-20% या 30% मार्केट रेट से थोड़ा ज़्यादा आपको हमेशा लगेगा। इसीलिए क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में बहुत सारी चीज़ें अभी इन्वॉल्व हो गए। क्या क्या? नंबर 1 आपकी पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, दूसरा फ्रेंचाइजी, आपकी जो चैनल पार्टनर्स है आपके जो आपके फ्रेंचाइजी मेंटेन करते हैं उनमें भी एक डिस्ट्रीब्यूशन लगती है, फिर मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन लगती है, फिर कंपनी प्रॉफिट। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स बनती है उसकी वजह से बनती है कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा। और दूसरी चीज़ डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छी चीज़ यह है कि आपको थोड़ी मार्केट प्राइस से कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा डेफिनेटली लगेगा, बट आपको क्वालिटी मार्केट से आपको ज़्यादा डेफिनेटली मिलेगा। क्वालिटी वाइज डायरेक्ट सेलिंग में आई कैन से कि गुड क्वालिटी आपको मिलेगी। एंड अच्छी बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग एक हर्बल इंडस्ट्री अभी ऑर्गेनिक तरीके से आयुर्वेदा हर्बल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं करके रो फॉर्म में लेके आ रहा है। इसकी वजह से थोड़ी बहुत प्राइस के ऊपर नीचे होती है डेफिनेटली। यस। जैसे कि आप भी इस बैकग्राउंड से नहीं है, मतलब मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, और जितने भी कंपनी ओनर्स हैं वो लोग भी नहीं होते हैं जनरली। होता क्या है कि जितने भी वेलनेस या हेल्थ वेलनेस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनके लिए काफ़ी नॉलेज चाहिए होती है कि आपको कितना क्या होना चाहिए किस प्रोडक्ट के अंदर। तो ये कैसे मैनेज कर पाते हो आप लोग? क्योंकि आपको तो पता नहीं है उसके अंदर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो करेक्ट। हार्मफुल भी हो सकता है किसी के लिए। तो किस तरह से आप ये रिसर्च करते हो या कैसे फाइंड आउट करते हो मैन्युफैक्चरर को? कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे कंपनी का अलग अलग प्रोसेस है, बट एवरी कंपनी शुड हैव R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे। उसमें एक्सपर्ट्स लोग होना जरूरी है। एक्सपर्ट लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सी इंग्रेडिएंट क्या काम करेगा। और उसके बाद जब फॉर्मुलेशन बनती है दैट शुड बी टेस्टेड इन द लैब। लैब में टेस्टेड होना चाहिए, लैब रिपोर्ट आना चाहिए। जब आप लैब में टेस्ट करते हैं अपनी फॉर्मुलेशन और उसमें अप्रूवल आती है कि हाँ ये प्रोडक्ट आपका ये फॉर्मुलेशन से आपकी शरीर में आपकी बॉडी में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा नहीं। तो ये जो प्रोसेस R&D होना या एक्सपर्ट्स होना, इनके माध्यम से अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाता है तो वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कंपनीज का आज के डेट में क्या हो रहा है कि बहुत सारे वेंडर बैठे हैं। हाँ। यहाँ पर राजस्थान में पंजाब में बहुत सारे वेंडर बैठे हैं, एक फ़ोन लगाया 50 प्रोडक्ट एक साथ आ जाएगा। हाँ। नो R&D। मुझे पता नहीं है कि वो प्रोडक्ट जो मैं ले रहा हूँ वो प्रोडक्ट में क्या डाला है, कितना डाला है, हानिकारक है या नहीं है, और कितना ट्रस्टवर्दी है, क्या वो टेस्टेड है, कोई एक्सपर्ट के देखरेख में वो फॉर्मुलेशन बनाया गया है, नथिंग। तो इस प्रकार के आजकल चल रहा है। बट मैं व्हाट आई बिलीव, बिकॉज प्रोडक्ट शरीर के अंदर जाता है और शरीर में जाने के बाद वो काम करता है। तो जब हम किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई प्रोडक्ट देने की बात कर रहे हैं उससे पहले हमें ये प्रोडक्ट की हर चीज के बारे में डिटेलिंग में जाना जरूरी है। लाइक एक्सपर्ट हो या फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट हो या लैब रिपोर्टिंग करके आप पूरी डिटेल में जाएं, उसके बाद प्रोडक्ट लाएंगे तो वो प्रोडक्ट ट्रस्ट भी होगा, आप लोगों को बता भी पाएंगे कि ये हमारा रिपोर्ट है और इसके दौरान हमारा प्रोडक्ट इस प्रकार काम करता है। जी।
क्योंकि काफ़ी टाइम पहले से गवर्नमेंट ने बहुत बैन लगाया हुआ है पिरामिड स्कीम को लेकर। ये पिरामिड स्कीम क्या है, मतलब ये मेनली स्कैम वाली बात ही से शुरू हुई थी, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। पिरामिड जो है ये एक मिस्ट्री है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। सो लेट अस गो डीप, थोड़ा डीप जाते हैं, राइट, क्योंकि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके। अब कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को 2016 से पहले अगर मैं बात करूं, इंडस्ट्री को ही पिरामिड बताया जाता था। ओके। हाँ हाँ, अभी MLM मतलब लोग स्कैम ही मारते यस, हैं। अभी पिरामिड का डेफिनेशन डिफरेंट हो गया, डायरेक्ट सेलिंग एक रिकग्नाइज इंडस्ट्री हो गया। अब इसका डीप अगर जाके हम समझे तो क्या है, पिरामिड हर जगह में है, बट वाई इनडायरेक्ट सेलिंग पिरामिड इज इलीगल। अगर हम भारत सरकार को देखें हाँ बिल्कुल, तो एक पीएम बने, फिर सीएम बने, फिर वो स्ट्रक्चर जैसे हायरार्की है। यस, वो स्ट्रक्चर बनती है, हर जगह में वो स्ट्रक्चर बनती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ही इसको इतना विरोध क्यों किया गया? ओके। इसीलिए क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट के बजाय रिक्रूटमेंट के बेस पे पैसा लेना चालू करती है, ओके। इफ यू रिक्रूटमेंट के लिए इतना चार्जेस लगेगा। ओके, लाइक पीपल ऐड करने के लिए। यस यस, मैं रिक्रूट किया, आपको मेरे पास ज्वाइन करना है, बिफोर बाइंग प्रोडक्ट यू हैव टू पे फॉर दिस बिकॉज यू आर गेटिंग रिक्रूटेड। हम आपको रिक्रूट कर रहे हैं, इसके लिए आपको 1000 रुपए, 1500 रुपए, 20 जितना भी देना है देंगे, दैट इज इलीगल। ओके। और वो पिरामिड के अंडर आती है। ओके। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ओके। 3 टर्म है। हाँ। नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पहला, फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग, फिर डायरेक्ट सेलिंग। ओके। अब डायरेक्ट सेलिंग को भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया, मान्यता दिया, हाँ। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है ये है स्ट्रक्चर। ओके। ये जो लेवल ऑफ वर्किंग होती है ये स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर कोई क्रिप्टो वाला भी यूज कर रहा है, हाँ ये कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेचने वाला भी यूज कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रोडक्ट बेचने वाला भी यूज कर रहा है। तो जो क्रिप्टो बेचने वाला यूज कर रहा है ये स्ट्रक्चर, अभी वो मल्टी लेवल मार्केटिंग तो प्योर इलीगल कहलाया जाएगा, क्योंकि उसमें भारत सरकार प्रोडक्ट बेस वालों को रिकॉग्नाइज किया है कि प्रोडक्ट बिकने के बाद उसमें सेल्स कमीशन जनरेट होगा, दैट इज रियल डायरेक्ट सेलिंग। और उस डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप एमएलएम के स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो दैट इज लीगल, लेकिन वही स्ट्रक्चर को आप अगर क्रिप्टो में और अलग अलग जगह में यूज करते हैं तो वो इलीगल हो जाती है। ओके। सो दिस इज आई थिंक द बेसिक डिफरेंसेस। और पिरामिड को समझना है तो हम यही समझ सकते हैं, अगर कोई रिक्रूटमेंट के बेस पे पैसा ले रहा है, प्योर प्रोडक्ट सेल होने के बाद जो इंसेंटिव जनरेट हो रहा है उसको प्रमोट ना करके बंदे जोड़नी है, मुंडी जोड़नी है, ये करता है तो फिर वो इलीगल काम कर रहा है। ओके। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का जो मैं ग्राफ देख रहा था इंडिया में, वो भी बढ़ ही रहा है। हम भी लगभग दो शायद 22,000 करोड़ तक 22,100 समथिंग। हाँ 22,000 कुछ करोड़ तक हम लोग पहुंच चुके हैं इंडिया के अंदर। लेकिन जर्मनी या जो भी हमारे डेवलप्ड कंट्री हैं उनके अंदर ये आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं। यस, मुझे लगता है ये स्कैम ही होता और ये गलत ही होता तो उन कंट्रीज़ में इतना प्रमोट नहीं हो रहा होता। जर्मनी बहुत छोटा सा कंट्री है, मैं उसकी बात करूँ तो वो 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग की। मुझे ही लगता है ये स्कैम है, और है भी तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं 100% श्योर होकर नहीं बोलूँगा। पर अगर ये बाकी देशों में ग्रो कर रहा है, हमारे देश में ये स्कैम की तरह जाना जा रहा है, तो इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो हमारे देश में ठीक से लोग समझ नहीं रहे, या कंपनी सच में लोगों को गुमराह कर रही हैं। इस करेक्ट। बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, जर्मनी, यूएसए, चाइना और जितने सारे फिलीपींस और बहुत सारी जगह में डायरेक्ट सेलिंग डेवलप्ड होके चल रहा है। वो लोग जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, दे आर डूइंग नॉलेज ड्रिवन डायरेक्ट सेलिंग, ओके। करेक्ट, सिस्टम ड्रिवन डायरेक्ट सेलिंग। दे हैव अ सिस्टम टू वर्क। ज्वाइन करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इन नेक्स्ट 30 डेज, एक रोड में प्लान बना के उनके अपलाइन देते हैं। उनके पास एक सिस्टम है, फॉलो करनी होती है। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है कि कोई सिस्टम प्रॉपर नहीं है, कि ये हमारे इंडिया में नॉलेज ड्रिवन डायरेक्ट सेलिंग बना नहीं है। अभी धीरे धीरे करके अथक प्रयास जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं उनके माध्यम से धीरे धीरे अवेयरनेस आ रहा है। बट आपको पता है अच्छी चीज इंडिया में इतना जल्दी डुप्लीकेट होता नहीं है, गलत चीजें डुप्लीकेट होता है, और उसमें तड़का डालने के लिए बहुत सारे स्कैम कंपनीज आते हैं। और एक कंपनी अगर स्कैम करके चली जाती है तो ह्यूमन की जो साइकोलॉजी है वो इतना खराब करके जाती है कि वो जो सिनारियो हुआ उसको रिकवर करने में इंडस्ट्री को बहुत टाइम लग जाता है। अब जैसे प्रोडक्ट बेस बहुत अच्छा चल रहा था, क्रिप्टो वगैरह फॉरेक्स वगैरह आए,
हाँ मल्टी लेवल करके, और इतना खराब कर दिया साइकोलॉजी जो डायरेक्ट सेलर का, प्रोडक्ट बेस वालों का साइकोलॉजी इतना खराब कर दिया है कि अभी प्रोडक्ट बेस वाले अभी नॉलेज ड्रिवन सिस्टम ड्रिवन बिजनेस नहीं कर रहे हैं, क्रिप्टो स्टाइल में बिजनेस अभी प्रोडक्ट बेस में चाहिए। तो इसी की वजह से हम आज यूएस की तरह टर्नओवर नहीं कर पा रहे, चाइना की तरह नहीं ग्रो, जर्मनी की तरह ग्रो नहीं कर पा रहे। अगर हम नॉलेज ड्रिवन बिजनेस करेंगे, सिस्टम ड्रिवन बिजनेस करेंगे और प्योर एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बना के करेंगे, तो ये हमारे इंडिया में पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, हाँ बिल्कुल। सबसे ज्यादा हम लोग हैं, हाँ 140-50 करोड़ के हो गए। अगर हम इसको बेस बनाया जाए कि एजुकेशन सिस्टम हमारा इंडस्ट्री का बेस बने, तो शायद मुझे लगता है कि अगले 2 4 5 साल में हमारे इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है, जो CAGR 7 पॉइंट है, वो शायद और बढ़ सकता है और अच्छा बड़ा टर्नओवर तक जा सकती है। ओके। जैसा कि आपने एजुकेशन सिस्टम के लिए बोला, तो मैंने कापुस कंपनीज को देखा था, वो कोर्स भी सेल कर रहे थे जो कि एमएलएम के मैं कहूँगा डायरेक्ट सेलिंग में। आपने सुना होगा उनके बारे में, शायद ईबीज या शायद ऐसा कुछ नाम था, यस, कुछ कंपनीज ऐसी रही। यस। तो वो शायद अभी चल रही है, नहीं चल रही, मुझे आइडिया नहीं है। अभी मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं है उनके बारे में, बट सेलिंग कोर्स इन डायरेक्ट सेलिंग मेरे हिसाब से वो सही नहीं है ओके। कि आप कोर्स बेच के कुछ भी बेच के डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया जा सकता वही है। मैं मेरा मतलब। मतलब आपको एक, वही मैं बताया आपको, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक स्ट्रक्चर है। हाँ इस स्ट्रक्चर को यूज करके आप माइक बेच दो, आप मोबाइल कुछ भी बेच दो, ऐसा नहीं है। ऐसा करते हैं तो सरकार के जो एजुकेशन जो बनी हुई है डिपार्टमेंट, जो यूनिवर्सिटीज चल रहे हैं, वो भी तो आ जाते। हाँ हाँ, 2 जोड़ो कमाओ 2 करोड़ हाँ करके, सही बात है। है ना? एक्चुअली ये ना वही वाली बात होगी जो आप कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने डिसअलाउ कर दिया, आप नहीं कर सकते पिरामिड वाला या पैसे देकर, तो उन्होंने बहाना ढूंढने की कोशिश करी कि मैं कुछ भी दे दूं उसके बहाने, करेक्ट, कि करेक्ट। मैंने हाँ एज ए प्रोडक्ट में ये दे रहा हूँ, एक कोर्स दे रहा हूँ, आपको जिप फाइल मिल जाएगी या एक डीवीडी या सीडी मिल जाएगी या पेन ड्राइव मिल जाएगा डेटा, आप उसको पढ़िए और आप और लोगों को जोड़िए, वो लोग भी इसको पढ़ें। वो मुझे वही की रहे। बात यह है कि वो कोर्स कोई भी पढ़ा नहीं, बिल्कुल। वो कोर्स खरीदा और 2 लोगों को खरीदवाया, हाँ, बिल्कुल। वो पढ़ा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। नहीं, दिस कुछ इज नहीं। प्योर स्कैम। यस। जो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, अगर आप उसको बिना इस्तेमाल किए किसी को अगर रेकमेंड करते हैं, तो आप स्कैम कर रहे हैं। हाँ वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि लोग इस तरह से कर रहे हैं। और आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी सेमिनार में गए और आप समझ गए कि ये थोड़ा गड़बड़ है, कोई ऐसी कंपनी जो बंद हो गई हो, ना चल पाई हो, और आपको आप जिसे एक कंपनी थी जो इतना उसका हुआ था, कंपनी बंद हो गई, हरियाणा की थी। ओके। बहुत उसका भोकाल मचा था पूरा। मतलब लोग हॉल में 20-20 हजार लोग बैठते थे, और हॉल के बाहर एलईडी लगती थी, और रिजॉर्ट में और पूरा खुला मैदान में भी लोग भर भर के देखते थे। ओके। और वो कंपनी प्योर मनी सर्कुलेट कर रही थी। और उस कंपनी के सेमिनार में मैं जब पहली बार गया, इतना बड़ा माहौल था, मतलब आज तक इंडस्ट्री में इतना खतरनाक माहौल कोई कंपनी नहीं बनाया है। ओके। इतना खतरनाक माहौल था। मैं बोलता था कि ये कंपनी अगर इसको कोई नहीं पकड़ा तो पूरा का पूरा इंडिया का सारे गरीबों का पैसा ले जाएगा। इतना खतरनाक। और 2,25,000 का इन्वेस्टमेंट लोग करते थे, और 24 महीने तक मंथली रिटर्न आता था। ओके। तो ओके। और प्रोडक्ट कुछ 4-5 प्रोडक्ट सामने वो कंपनी रखी थी दिखाने ताकि अपने आप को बोल सके कि मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हूँ, ओके। लेकिन प्योर मनी सर्कुलेट कर रहे थे। वहां पर जाके मैं जब पहली बार देखा, मैं बोला कि ये प्योर स्कैम कर रहा है। दैट इज द प्योर स्कैम कि प्रोडक्ट आपको खाली दिखाने का पार्ट है, बट इन द बैक साइड आप बहुत कुछ रोटेट कर रहे हैं, मनी रोटेट कर रहे हैं। तो वो पहली बार जब मैंने देखा, और उसका एमडी जेल पे। ओके। एक्चुअली मैंने देखा ना, ये काफ़ी प्लानिंग के साथ चलते हैं, मतलब जो भी टीम रहती है। कई बार क्या हुआ कि जो जिस तरह की आपने स्कीम की बात करी है, एक बार मुझे भी ऐसे लोग मिले थे, तो 4-5 लोग या 2-3 लोग एक ग्रुप में काम करते हैं वो लोग। तो मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। ये बात एक्चुअली बेसिकली हम बता दूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी आईटी कंपनी है। तो लगभग 7-8 साल पहले मुझे किसी ने इनवाइट किया, मेरे फ्रेंड के फ्रेंड थे एग्जैक्टली। उसने कहा कि मैं एक बिजनेस कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा है, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो लाइक मेरे पास पैसे थे, मैं इन्वेस्ट कर दूँ, कुछ ऐसा हुआ, ठीक है भाई, जाना आना पड़ेगा, नहीं कुछ देखते हैं, प्लान क्या है। बट एमएलएम और इस सबसे मैं अवेयर था कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। तो उन्होंने अपने सीपी में इनवाइट किया, सॉरी नेहरू प्लेस इनवाइट किया। मे बी वो शायद ये पॉडकास्ट भी देख रही हो। तो उसने मुझे इनवाइट किया। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे ठीक ही लगा। तो देयर वाज अ गाय, काफ़ी यंग था, मेरे से छोटा रहा होगा वो, 20-22 ईयर्स का। उसने मुझे बोला कि
पहले वो पूछता रहा कि आप क्या करते हो, नॉर्मल पिच जो रहती है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, हम आपको डिसाइड करेंगे, आपको हम पार्टनर बनाएंगे नहीं बनाएंगे, इस तरह से करके। तो आई वॉज वेरी कूल, लाइक मैं बहुत कूल ही रहता हूँ, कभी हाइपर नहीं होता चीज़ों को लेके। और मैं मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोल रहा है, ऐसा नहीं मुझे वहाँ पे हर्ट हो जाऊंगा, डिसाइड में ठीक है इट्स ओके, लेट हिम फिनिश। मैं सुनता रहा उसकी बातें, वो करता रहा। तो मुझे बस एक जगह के बुरा लगा जब उसने मुझे बोला कि हम आपको बताएंगे, उसने बहुत बहुत वजन दे के वाली बात बोली कि हम ओके। बताएंगे, वी विल चूज, लाइक आपको हायर करना है नहीं करना है। तो मैं मन में ही सोच रहा था अगर ये मेरा इंटरव्यू देने आता ना तो ये इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएगा जो आज मुझे ये चूज करने की बात कर रहा है। और मैंने कहा शायद ये पता नहीं है, बार बार क्वेश्चन थे, आर यू द डिसीजन मेकर, आप ये हमारा शायद 3 लाख का प्लान था कुछ, और वो ट्रैवल वाला शायद कुछ था कि आपको बाहर भेजते हैं, होटल्स एंड ऑल बुकिंग, शायद आपको आइडिया हुआ उसके बारे में। आपको वहीं पर बोलना चाहिए योर पियर स्कैमर। नहीं मुझे आइडिया ही नहीं था तब तक। अब उन्होंने क्या प्लान बना रखा था, उन्होंने कहा कि उनका कोई सीनियर पर्सन आएगा एंड वो 2-3 लोग वहाँ पर थे, और आप फ़ोन ऑफ कर लीजिए, सर आएंगे तो फ़ोन आपका रिंग ना हो एंड ऑल, ये सब कहानी चल रही थी। तो मैंने कहा ठीक है यार कर लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे वो खुद मतलब एक्चुअली मैं खुद इतना मैच्योर पर्सन था, मुझे सब वो बच्चे ही लग रहे थे, मुझे वो करेक्ट। फील ही नहीं आ रही थी उनके साथ में कि वो इतने ज़्यादा प्रोफेशनल, जैसे ना होता है ना आप माहौल में जाके तो ढल गए, आप तो डर गए, या आप लोग सच में पता नहीं कौन आने वाला है। मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उस लेवल पे कि यार ये सच में कोई बड़ा होने वाला है, मैं समझ गया था कुछ होना है नहीं। और वो बेचारे लड़का आया, वो खुद पसीने में भीगा हुआ, मेट्रो वेट्रो से जैसे भी आया हुआ। अच्छा, उनके जो सीनियर थे। हाँ जो आए वो छोड़ के आया था, वो भी आया बेचारा। और वो बैठ के मुझसे बोलता है, बैठा वो, और वो उन्हीं का ही लैपटॉप लेता है, फिर वो निकालता है उनके ही बैग से, वो पहले से बेचारों को प्लान था जैसे तैसे लैपटॉप अरेंज किया होगा। तो लैपटॉप निकालता है, फिर प्लान समझाने लगता है ऐसा है वैसा है कि आप कौन सी गाड़ी फेवरेट है वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि आया मेट्रो से। हाँ आया मेट्रो से है वो, मेट्रो से एक्चुअली पसीने में भीगा हुआ था बेचारा ना, गर्मियों के दिन थे थोड़ा सा, तो वो पसीने में भीगा हुआ था, समझ रहा था, शर्ट पे साफ समझ में आ रहा था। तो ऑटो या मेट्रो जहाँ से भी आया वो थोड़ा जल्दी जल्दी में आया, तो उसको बोला हाँ भाई आपस में बात कर रहे होंगे, हाँ ये मुर्गा आ गया है तो उसे काटने जो जो भी प्लानिंग करके हम्म। बेटर पिच करता होगा माइट भी, हम्म। ये उनका सीनियर रहा होगा। तो सारों ने पूरी एक कंपनी बना ली और उन्होंने कहा ऐसे ऐसे प्लान करते हैं। तो पूरा उन्होंने पिच मारा मुझे, तो मैंने सारा सुना, मैंने कहा ठीक है मैं सोचता हूँ इस बारे में। तो मेरे शुरू से रहा है, मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा, लेकिन मैं किसी इंसल्ट या वैसे नहीं बोलूंगा। पूरी बात सुनी मैंने उनकी, और मैं आराम से घर आ गया। एंड शायद वो लोग समझ गए थे कि मैं कितना इंटरेस्ट ले रहा हूँ। और वो बेचारे जो उनकी हालत थी, उनका कपड़े पहनने का या जो भी उनका था, मैं समझ में आ रहा था कि लोग खुद फंस गए हैं गेम में, इस इंडस्ट्री में, और बस वो कुछ अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्हें इंसेंटिव मिलेगा, जो वो ख्वाब मुझे दिखा रहे हैं वो उनके खुद के पूरे नहीं हो रहे तो ये सारी चीज़ें तो मैंने वो मतलब मैं तो एंटरटेन नहीं किया था। खैर इस तरह से ही वो लोगों को ना फंसा के, जो गांव के लोग हैं या जो बेचारे नहीं इतने लिटरेट हैं, उन्हें नहीं पता है माहौल क्या है, तो वो लोग फंस भी जाते हैं। जिस तरह से वो आपको हाइप बनाएंगे ना कि आप कौन सी गाड़ी फेवरेट है, आपका कौन, आपने उस एक्टर को देखा है या उस बिजनेसमैन को देखा है उसने इतना अर्न किया है, ये इस तरह से काफ़ी प्लानिंग करते हैं। खैर हम फिर से वापस आते हैं। तो जो गवर्नमेंट इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं ऐसी कंपनीज का, कोई प्रूफ डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ नहीं देना होता है। रजिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होता। जब आप कोई कंपनी फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो तो प्लेन आपकी अच्छा वैसा ही रहता है सब। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हो जाती है। लेकिन जब आप एज एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी रन करते हैं ओके तो आपको आज की डेट में एक डिक्लेरेशन देना होता है, ओके आपकी वेबसाइट में भी लगाना होता है कि मैं इस प्रकार की चीज़ों को प्रमोट नहीं करूंगा, ओके पिरामिड को या मैं स्कैम्स को प्रमोट नहीं करता हूँ, प्योर प्रोडक्ट सेल्स का काम करता हूँ। ओके आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। ये लोग फंसते इसीलिए नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाइड नहीं है अभी फिलहाल। ओके थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, ओके लूपहोल है, मतलब चोर को चोरी करने के लिए मौका भी है। लूपहोल है उसके अंदर। है अभी इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट आगे जाके, क्योंकि इंडस्ट्री 12-22 हजार करोड़ की है, अब सरकार को भी 22 हजार करोड़ वाली इंडस्ट्री को ध्यान देने के लिए कितनी मैन पावर, कितना कुछ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो कम से कम 1-2 लाख करोड़ की जब बनेगी तो शायद सरकार और देगा। लेकिन काश सरकार जल्दी समझ जाता है इस इंडस्ट्री को ध्यान देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो गांव के लोग ना प्रभावित हो रहा है। हाँ सच बात है। जैसे 2 लाख अभी आप जब बताए तो मैं रिलेट कर पा रहा है। मेरा एक टीममेट है, वो अपने गांव में, जिस गांव में पिछले 2 साल पहले बिजली आई है, उस गांव में 2.5 लाख की वाटर प्यूरिफायर का मशीन बेचे हैं नेटवर्किंग के माध्यम से। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आप समझ आएंगे, जो पानी को अल्कलाइन बनाती है। ओके अल्कलाइन पानी बनाकर 2.5 लाख की जार, 2.5 लाख की मशीन, 2.5 लाख की उसकी
शायद 2 साल में कमाई होगा या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन 2.5 लाख का मशीन वो बंदा ले रहा है। किस चीज के लिए? अल्कलाइन। किसको बेच रहे? गांव के पानी वैसे भी अल्कलाइन होती हाँ है, अच्छा वाटर। वो मेहनती लोग होते हैं, वैसे भी उनकी बॉडी पीएच लेवल ओके मेंटेन होती है, उनको बेचा जा रहा है। क्यों? उनको फिर डराया जा रहा है कि आप मर जाओगे। कौन डरा रहा है? शहरी वाला जो खुद जल्दी मर सकता है, हाँ। और गांव वालों को डरा रहा है। मैं इसको कंसिडर करता हूं कि आप स्कैम कर रहे हो। स्कैम मतलब ऐसा नहीं है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, दैट इज ए स्कैम। नो, यस। साइकोलॉजिकली आपको समझना जरूरी है। मैं जो बेच रहा हूं और जिसको बेच रहा हूं, क्या मैं सही काम कर रहा हूं? अगर गलत आदमी को, गरीब आदमी को 2 लाख का माल बेच के जा रहे हो, दैट इज ए स्कैम। यस। मैं अगर जिसके घर में BMW है उसको जाके 2.5 लाख का बेच दूं तो दैट इज नॉट ए स्कैम। ही कैन अफोर्ड दैट, बट ए पुअर मिडिल क्लास पीपल ही कैन नॉट अफोर्ड कि 2.5 लाख का एक RO लगाए, वाटर प्यूरिफायर जो अल्कलाइन बना दे वो लगाए, और वो वहां से पानी पिए। कितना वो मशीन से क्या वो 200 साल जीने वाला है? नहीं। लेकिन आप उसके 2 साल की कमाई को लगवा दिए एक सपना दिखा के, हाँ। वो गलत है। ओके। यस। आपको नहीं लगता कुछ ऐसे पैरामीटर्स होने चाहिए, जैसे कि सपोज कोई कोई शर्ट या कोई भी आरओ की आपने बात की, तो आरओ टेस्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट के कुछ ऐसे नॉर्म्स होने चाहिए? क्या सच में वो इतना वैल्यूएबल है? ऐसा तो नहीं आपने नॉर्मल फर्जी टाइप के 200 300 या 500 रुपए के अंदर मशीन लगा रखी है, आप 2 लाख में लोगों को चिपका रहे हो? ये भी चेक होना बहुत जरूरी है। फर्जी बहुत चल रही है। एक कंपनी शायद जर्मनी से या कहाँ से वो लेके आया अल्कलाइन, शुरू किया। कंपनी का नाम नहीं बता रहा, लोग आपके कमेंट में बता देंगे कंपनी का नाम क्या है। ओके। तो वो कंपनी 2 लाख का मशीन लाया। वो कंपनी का मशीन फिल्म इंडस्ट्री के कुछ सेलिब्रिटीज खरीदे, उनकी वीडियो क्लिप वायरल करके मार्केटिंग कराया गया, ओके। और गांव गांव बेचा गया। राइट। उनको कॉपी करके कुछ इंडियन कंपनी सेम 2 लाख का मशीन भारत में बनवा दिया। ओके। भारत में वो मशीन कैसा बना है हम इमेजिन कर सकते हैं। इंडिया में सेम मशीन बना और वो लोग 1.5 लाख में बेचने लग गए, और लोगों को क्या बोले कि वो जर्मनी की मशीन है 2.5 लाख का, सर्विस भी प्रॉपर नहीं मिलेगा, हम इंडिया का बना रहे 1.5 लाख का खरीद लो, और वो खरीद रहा है। कोई पैरामीटर, इसीलिए बोला ना, सरकार अभी फ्लेक्सिबिलिटी इतना दे रखी है जिसमें चोर चोरी अच्छे से कर पा रहा है। मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली जिम कॉर्बेट गया था, हम लोग सारे पार्टनर्स रह गए थे, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पर एक MLM कंपनी की मीटिंग चल रही थी, और वो काफ़ी बड़ी कंपनी थी। आई थिंक वहाँ पर 1000 के आसपास लोग आए होंगे आराम से। तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो जिस कंपनी के वो लोग थे, थोड़ा हमने बातचीत की, तो हमने देखा, उन्होंने हमें दिखाया कि हम इस कंपनी से हैं, तो मैंने उनकी वेबसाइट वगैरह चेक की। तो जो गांव के लोग हैं, बिल्कुल मतलब मैं कहूँगा टिपिकल विलेज के जो लोग होते हैं बेचारे, जो फार्मर हैं या जिनकी कोई कास्ट इनकम नहीं है, मे बी लेबर टाइप भी लोग कुछ उसमें थे, वो लोग उस कंपनी की 2,500 3,3 हज़ार की टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं। उस कंपनी की टी-शर्ट वो कंपनी कपड़े सेल कर रही है 2,500 का, 3,000 का, 2,200 2,400 इस तरह से। जो आप बात करो आरओ वाली बात, वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है कि इतने महंगे प्रोडक्ट्स वो बेचारे 200 300 रुपये टी-शर्ट खरीद के काम चला सकते हैं, बट उनको ज़बरदस्ती सपना दिखा के कि कल को आप इतना ग्रो कर जाओगे, आप 4 लोगों को और खरीदवाओ, तो आपका इतना इंसेंटिव बन रहा है। तो ये इतना ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, जैसे आपने बताया गांव के लोगों के उसके 2 लाख रुपए खर्च करा दिए। Correct. सेम वहाँ पर भी इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में, कपड़ों में, यहाँ वहाँ इन्वॉल्व करके काफ़ी लोगों को परेशान कर रहे हैं। और आपने काफ़ी सारी कंपनीज चेंज की होंगी अभी तक, काफ़ी सारी कंपनीज आपने जॉब की होगी। तो पहली कंपनी आपकी एमवे थी, अभी तक तुम कितनी कंपनीज में जॉब कर चुके हो? जॉब नहीं कहूँगा, इसकी जॉब तो ये नहीं होती है शायद, क्या ये आप जॉब कहोगे इसको? नहीं, दिस इज नॉट ए जॉब, बिकॉज हम सैलरी नहीं लेते, ओके। हम इंसेंटिव लेते हैं। ओके। यस। सो मैं अपने करियर में अभी 4 कंपनी ओके। 4 कंपनी में एसोसिएटेड रहा, और बहुत कुछ सीखा। ओके। मैनेजमेंट लेवल में क्या घपले होते हैं वो भी सीखा। ओके। कंपनी सामने जितना पवित्र दिखती है, वी आर द एथिकल कंपनी, यस। बट पर्दे के पीछे वो कितनी तैयारी करते हैं हड़पने की, एवरीथिंग आई नो। ओके। सो 4 कंपनी में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। ओके। मैंने इसीलिए डिसाइड किया कि नहीं, नियत साफ वाला कंपनी बनाओ। ओके। आपका नियत साफ होना चाहिए। ओके। यानी कि इफ आई एम कमिटिंग समथिंग टू यू टू गिव समथिंग, कि मैं वैल्यू ऐड करने वाला हूं, तो मेरे पर्दे के पीछे भी मेरा सोच वही होना चाहिए कि मैं इस कंपनी को सामने वालों को वैल्यू ऐड करने के लिए बनाया हूं। ओके। ऐसा नहीं है कि मैं सामने बोल रहा हूँ कि आई विल चेंज योर लाइफ, और अब मैं ये वैल्यू ऐड करूंगा आपके जीवन में,
और पर्दे के पीछे बोलूंगा कि यार कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है, थोड़ा ये बढ़ाओ, थोड़ा ये करो, जोड़ो घटाओ, इंसेंटिव है ना। और कुछ कंपनी ये भी करते हैं, जब मैं 4 साल अलग अलग कंपनी को काम किया ना, ये भी देखा कि बल्क बाइंग करवाते हैं। ये भी एक स्कैम का हिस्सा है। ओके। जिस स्कैम के मुद्दे के ऊपर थोड़ा सा हम ज्यादा बात कर रहे हैं हाँ। कि बल्क बाइंग करवाना, राइट। आप डायरेक्ट सेलिंग में आए। डायरेक्ट सेलिंग क्यों इतना अच्छा व्यापार है? क्योंकि यहाँ पर मैं जितना लगा सकता हूँ या जितने का माल खरीद सकता हूँ, प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ, उतना खरीदा और मेरा बिजनेस चालू। मैं उसको यूज करूंगा और एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा। Okay. Not the money or not the BMW. I will start sharing my experience about the product, और मेरे एक्सपीरियंस से जितने लोग मेरे साथ जुड़ते जाएंगे, इसी प्रकार से मेरे नेटवर्क बनेगी। लेकिन कुछ कंपनी इतना स्कीम्स वगैरह निकाल के ना दे 50,000 1 लाख का बल्क डंप करवाते माल। Okay. और बेचारा डायरेक्ट सेलर उसको बेच भी नहीं पाता है। उसको कुछ इंसेंटिव प्लान बता दिया कि इतना आप ले लो, बहुत आपको बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। आप 50,000 का माल बेच दिया, आप बोले कि 50,000 का ये खरीदने से आपको ये मिलेगा, आपको 5 साल के बाद आपको सिक्योरिटी मिलेगा, फैमिली सिक्योरिटी। ओके। तो वो खरीद लिया। अब खरीद लेने के बाद 5 साल तो बहुत दूर की बात है, माल ही बेच नहीं पाया। हाँ। अब जब बेच नहीं पाया तो उसके घर में पड़ा रह गया, हाँ। और उसके घर में लड़ाई होना चालू हो गया। ये भी एक स्कैम है जो ज्यादातर कंपनियां कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, 20 लाख का माल, एक बहुत बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में से एक कंपनी है ओके। जो इतना ज्यादा हवा बना के रखे हैं। मतलब उनके सेमिनार में हम जाएंगे तो वही हवाबाजी चलती है। ओके। वो कंपनी 20 लाख का माल डंप करवाई है। एक व्यक्ति बहुत परेशान है। मैंने वो रील देख के सोचा कि देखो ये भी हो रहा है। मतलब दिस इज ए प्योर स्कैम। मुझे अगर आपको आबाद करना है तो डंप करके बर्बाद थोड़ी करानी है। सही बात है। जैसे कि जैसे हम ये सब सुनते रहते हैं, हवा बहुत स्कैम हो गए, किसी के साथ कुछ हो गया, जैसे आपने एग्जांपल दिया, ऐसे रील सामने आ गई, तो आपको नहीं लगता लोग इससे काफ़ी डरते हैं फिर एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग या मैं कहूँ डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने के लिए? थोड़ा डर आता है मन में उनके। ये सबसे बड़ा रीजन है। लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आज भी भरोसा करने में जो रोक रही है ना, वो ये है क्योंकि हर कोई आदमी कोई ना कोई एक्सपीरियंस से गुजर रहा है। मैं अगर डायरेक्ट सेलिंग कभी नहीं किया तो मैं एक आदमी को देख रहा हूँ पिछले 5 साल से बोल रहा है मैं आग लगा दूंगा, लेकिन आग लगी नहीं रहा। वो बोल रहा है कि मैं BMW का लाइन लगा दूंगा, मैं करोड़पति आदमी हूँ, टाई लगा के रोज निकल रहा है। 5 साल पहले भी निकल रहा था, आज भी, लेकिन साइकिल से निकल रहा है। जब भी बात करता हूँ बोलता हूँ BMW लेके आऊंगा अगले साल। 5 साल निकल चुका है। तो वो कैसे हिम्मत जुटाएगा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करूं? हाँ, समझ रहा हूँ। तो ये जो स्कैम्स हो रहे हैं ना, ये पब्लिक को डरा दे रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्री बहुत यूनिक है। आज पूरी इंडिया में अगर आप देखोगे ना, पॉपुलेशन जितना ना उसका लेस देन 1% लोग डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व है। लेस देन 1। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अभी। और प्रोडक्ट्स तो हर कोई खरीदता है। जैसे टूथपेस्ट आप कई दुकान से भी खरीदते हैं और कंपनी से भी खरीदते हैं। तो यहाँ से टूथपेस्ट लेने से आपको कमीशन मिल जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। एक कंपेंसेशन प्लान का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन फिर भी लोग नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि लोगों को ये जो फेलियर स्टोरीज जो क्रिएट हुई है ना, और स्कैम स्टोरीज क्रिएट हुई है, वो लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है कि यहाँ पर आके एक पार्ट टाइम भी इसको शुरुआत करे। मुझे लगता है ये पॉसिबल हो भी जाए, शायद मैं भी इसको ज्वाइन कर लूँ, माइट भी ऐसा करके। अगर मुझे प्रोडक्ट कॉलगेट के रेट में मिल जाए, जो कॉलगेट हम यूज़ करते हैं, मुझे उस रेट में मिल जाए। मुझे कोई बॉडी लोशन है वो नॉर्मल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ किसी भी कंपनी का, मुझे उस कंपनी का उस रेट में मिल जाए। या कुछ भी प्रोडक्ट है, मुझे एलोवेरा 200 रुपये के अंदर मिल जाए, कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट, तो शायद लोग ज़्यादा जुड़ जाएंगे। लेकिन कंपनी ऐसा क्यों नहीं कर रही है? कुछ लोग आज के डेट में बहुत सारी कंपनी अभी प्राइस मार्केट रीजनेबल में आ चुके हैं। ओके। मार्केट रीजनेबल में आ चुके हैं। लोग बहुत फेस वैल्यू है। मेरी आपकी दोस्ती हो गई। मैं आया, मैं बोला प्रोटीन पाउडर का एक डिब्बा लो। आप एथलीट आदमी हो, प्रोटीन पाउडर का डिब्बा आप नेटवर्किंग करने के लिए नहीं, हाँ, मुझे खुश करने के लिए ले ले लिया। लिया। ऐसे लोग ले रहे हैं। बट लोग इसको एज ए डायरेक्ट सेलिंग या एज ए कंज्यूमर बन के रह के इसमें कुछ करने की ऐसा सोचने में हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। दो चीज आप सही बोले, प्राइस एक फैक्टर है जिसको एवरी मंथ कंज्यूम करने में रोकती है। और दूसरा जो स्टोरी बिल्ड की जा रही है, हाँ, जो स्कैम स्टोरीज बिल्ड की जा रही है, जो फेक प्रोमिसेस हो रही है, कंपनी अनएथिकल एक्टिविटीज जो करते जा रही है, जिससे लोग पीड़ित हो रहे हैं। 20-20 साल हो गया। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग के संपर्क में आया हूं जो 30 साल हो गया नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। और अभी भी कुछ जवान से थे, दाढ़ी नीचे से ऊपर तक सारे पक गए, ओके। बाल।
और आज वो फिर भी साइकिल में चल लोगों को जाके प्लान समझा रहे हैं कि आओ करोड़पति बनाता हूँ। 30 साल से वो खुद नहीं बने। ये स्टोरी किसी को हिम्मत देगा डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए। बिल्कुल। सो मैं आज आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से जितने सारे डायरेक्ट सेलिंग के लोग देख रहे हैं ना, उनको मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि ये जो समाज है, अगर चाहते हो कि ये समाज बदले और लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कॉन्फिडेंस के साथ आए, तो पहले खुद कुछ बन के दिखाओ। फेलियर स्टोरी मत क्रिएट करो, राइट डुप्लीकेशन करो, गलत गाइड ना करो, और कुछ खुद बन के दिखाओ, तो डेफिनेटली लोग फॉलो करेंगे। हाँ फैक्ट है, क्योंकि Yeah. जैसे आपने बताया कि वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं करेक्ट। कि मैं नेक्स्ट ईयर में BMW आ जाएगी या मैं ऐसा कर लूंगा, और प्रोडक्ट को प्रमोट तो कर ही नहीं रहे वो कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसा, उन्हें खुद नहीं पता एक्चुअली। मैंने यूज नहीं करे ना। यूज ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन तो आई थिंक लिटरेसी लेवल उनका इतना लेवल लो है कि वो उसके पीछे पढ़ भी नहीं रहे। लेवल क्या लगा हुआ है, क्या क्या उनकी उसमें मेडिसिन में या बोतल में है जो वो बता पाए पब्लिक को कि हाँ इसके अंदर ये है, आप इसको यूज़ करो, और कहीं से भी प्रूव कर ही नहीं पा रहे हैं। बस उनको यही बताते हैं कि हाँ वो इतना पैसा उसने बना लिया, हमारे सर ने ये खरीद लिया है, जो हमारे सीनियर लेवल पर उन्होंने ये खरीद लिया है, 2 महीने बाद मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। सारे फेक प्रोमिस चल रहे हैं। यही यही ड्रिवन चल रहा है, मतलब इसी के दम पे इंडस्ट्री को, और इसी वजह से ना जो परसेंटेज ऑफ सक्सेस रेशियो जो है ना, वो ग्रो ही नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं अगर आपको मेरे कंपनी का जो टॉप अर्नर है, मतलब 10 साल पहले कोई कंपनी में चालू किया काम और उसने BMW या मर्सिडीज लिया है, उसी को अगर मैं बेचूंगा तो सामने वाला नीचे वाला जो आदमी है वो सपना तो BMW का ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन वो जो प्रोसेस है उसमें पहुंचने के लिए वो कर भी नहीं पाएगा। प्रोडक्ट से वो तो दूर हो ही जाएगा, मनी ड्रिवन हो जाएगा, और पैसे में फोकस होगा तो गलत काम करेगा, बिल्कुल। गलत प्रॉमिस करेगा, क्योंकि जोड़ना है, कमीशन कमाना है, तो उल्टा सीधा बात करेगा ही करेगा। अगर हम इसको हटा दें और हम प्रोडक्ट की अवेयरनेस को लेके जाएं, एक्सपीरियंस करें, एक्सपीरियंस को शेयर करें लोगों को, और इसके दम पे, प्रोडक्ट की रिजल्ट के दम पे अगर हम नेटवर्क बनाए, तो मुझे लगता है कि वो लॉन्ग टाइम सस्टेन्ड नेटवर्क बनेगा। ओके। यस। नहीं, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आपने। और अभी आपके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो काफ़ी अच्छा कर रही हैं, जो ट्रस्टवर्दी हैं, इंडिया के अंदर जो काम कर रही हैं? बहुत सारे कंपनी हैं आज इंडिया कुछ के आप अंदर बताइए। काम कर रहे हैं। लाइक आई कैन से, मैं वेट लॉस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो हर्बल लाइफ है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इंडिया की है नहीं अनफॉर्चुनेटली। बट वेस्टीज बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत एथिक्स ड्रिवन कंपनी है। मोदी केयर भी काम कर रही है बहुत अच्छा, एमवे भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये सारी कुछ कंपनी है जो बहुत एथिकल काम करते हैं। और कुछ कंपनी है जो एक माहौल की वजह से बहुत खतरनाक, उनकी ग्रोथ हो चुकी है, राइट। ऐसे कुछ कंपनी है जो ग्रो कर चुके हैं, बट वो, अगर मैं उन कंपनी की और अभी जो मैंने नाम लिया उनकी बात करूं, तो अभी जो मैंने नाम लिया, वेस्टीज हो या मोदी केयर हो, मैंने उनकी BMW का प्रमोशन बहुत ज़्यादा कभी सुना नहीं। ओके। उनकी प्रोडक्ट्स, उनके सिस्टम, उनकी एथिक्स, वैल्यूज, एजुकेशन, ये ज़्यादा बात होती है। और जो कंपनी BMW और पे आउट की 7 करोड़, 1 करोड़, फलाना करोड़, फेसबुक में एक हफ्ते में 65 लाख का चेक ये प्रमोट करती है, वो इंडस्ट्री को मिसगाइड कर रहे हैं। आने वाले दिन में कॉमन व्यक्ति का साइकोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और इनकी इसी प्रमोशन की स्टाइल की वजह से कॉमन मैन का माइंड गलत प्रोग्रामिंग हो रही है और वो गलत कदम उठा रहा है। ओके। शॉर्टकट पैसा बनाने का सोचने पे मजबूर हो रहा है। हालांकि ये इंडस्ट्री 1 साल में करोड़पति बनने का नहीं है। ओके। पहला साल खुद को सीखने में टाइम निकल जाता है, उसमें चवन्नी जो कमा लिए कमा लिए। ओके। 5 साल मिनिमम लगता है इस इंडस्ट्री में आपको स्टेबल होने के लिए। ओके। जॉब करने के लिए 20 साल पढ़ाई किया, डिग्री किया 3 साल, फिर नौकरी किया, मतलब 25 साल के बाद जॉब करके 30,000 में पहुंचा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जाता है कि 5 साल में आप पूरी जिंदगी का कमाई कमा लोगे। पॉसिबल है, लेकिन वो स्पीड में हर कोई नहीं जा पाता। तो हम अगर एजुकेशन, प्रोडक्ट, सिस्टम, इसको ट्रेंड करें, इसको प्रमोट करें और आगे लेके जाएं, एजुकेशन ड्रिवन इंडस्ट्री बनाएं, तो लॉन्ग टर्म ये इंडस्ट्री डुप्लीकेट होगा, जनरेशन टू जनरेशन लोगों को कमाने का मौका देगा। ओके। वाओ। सपोज आज के टाइम में कोई है जो डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करना चाहता है और वो मल्टीपल कंपनीज की सेमिनार अटेंड कर रहा है, या वो डिसाइड करना चाहता है मैं कौन सी कंपनी को ज्वाइन करूं, तो वो कौन कौन सी बातों को ध्यान रखे ज्वाइन करते टाइम पर आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति शुरू करना चाह रहा है नेटवर्क मार्केटिंग,
बहुत सारे कंपनी स्टडी डेफिनेटली करना चाहिए, राइट, लेकिन उसको कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले उसको हर कोई कंपनी का प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा खरीद लेना चाहिए। ओके। पहले वो प्रोडक्ट खरीदे और सारी कंपनियों का प्रोडक्ट इस्तेमाल करे, भले ही वो 3 महीना लगाए ज्वाइन करने के लिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट खरीदे, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करे। प्रोडक्ट अगर रिजल्ट दे रहा है, प्रोडक्ट अगर उसको उसके नीड को सेटिस्फाई किया है और बिना डायरेक्ट सेलिंग के, हाइप के, बिना प्रमोशन के बार बार वो प्रोडक्ट खरीद सकता है, तो फिर उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। ओके। क्योंकि प्लान एक चर्चा का विषय है ही नहीं, ओके। मेन चर्चा का विषय है प्रोडक्ट। वाह, ये बहुत सही बात कही। यस, प्लान चर्चा का विषय है नहीं, बीएमडब्ल्यू मेन है प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट आप उस कंपनी में बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और इनकम प्लान, इन सब के बिना वो प्रोडक्ट आप हर महीने खरीद सकते हो, वो प्रोडक्ट से आपका प्यार हो गया, बिना काम किए भी वो प्रोडक्ट आप बिना कोई मोटिवेट किए, बिना कोई फोर्स किए, आप हर महीने सेल्फ ऑर्डर कर सकते हो वेबसाइट खोल के। फिर उस प्रोडक्ट को एज ए डायरेक्ट सेलिंग कैरियर साइड बाय साइड आप प्रमोट करना चालू करेंगे, दैट इज अ गुड चॉइस। ओके। यस। बहुत सारे जो डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा, उनको नॉलेज नहीं होती कई बार, और वो किसी को भी रिकमेंडेशन देना शुरू कर देते हैं, किसी का वेट ज़्यादा है, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड की मदर को शायद हर्बल लाइफ या पता नहीं किसी कंपनी ने पिच किया था, जो एजेंट या मैं कहूँगा जो उसमें जॉब या जो भी लड़की थी उसको इतना आइडिया नहीं था, तो उन आंटी को शुगर भी था, थायराइड भी था, और भी बीपी वगैरह के इश्यूज़ थे, तो उनको उसने रिकमेंड कर दिया कि आप ये मेडिसिन खाओ, आपका वेट कम हो जाएगा, एंड शी स्टार्टेड टेकिंग द मेडिसिन। तो कुछ दिनों बाद ही उन्हें प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गई, कभी बीपी, उन्हें चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो बहरहाल जो मेरा फ्रेंड था उसने देखा कि ये तो प्रॉब्लम हो रही है, सारी चीज़ें गलत हैं, तो उसने कॉल किया जो जस्ट ऊपर वाली लड़की थी, जो जिसने हमको पिच किया था, प्रोडक्ट सेल किया था। तो पता नहीं काफ़ी अच्छी कंपनी रही होगी, उन्होंने पैसे रिफंड कर दिए, पैसा तो रिफंड आ गया, तो उन्होंने कहा कि ये प्रोडक्ट नहीं, डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया है, हमारी मदर को मना कर दिया है, तो पैसा वापस तो आ गया। तो मुझे लगता है इनको नॉलेज नहीं है, और ये लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, ये भी काफ़ी हार्मफुल है, किसी को एब्सोल्युटली। बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, क्योंकि माना किसी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि वो सूट ही नहीं करेगी, कि मेडिसिन या जो पाउडर है वो सूट नहीं करेगा, तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है उसको। तो एब्सोल्युटली, अगर आप हमारे हर एक इंसान की बॉडी की जो कंपोजिशन है वो हर किसी का डिफरेंट है, डिफरेंट है। एंड वी ऑल आर गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम्स। किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है ना, किसी का हार्ट का इश्यूज है, कोई तो इसको हर एक डायरेक्ट सेलर जब वो अपना प्रोडक्ट लेके किसी के पास जाता है और प्रोडक्ट का वो प्रेजेंटेशन करता है, सबसे पहले प्रोडक्ट देने से पहले उसका केवाईसी करना चाहिए। केवाईसी, नो योर कस्टमर। आप अपने कस्टमर जिसको आप अपने प्रोडक्ट देने जा रहे हैं उसके शरीर में क्या क्या चीजें हैं, तो पहले आप कोई फॉर्म बना लीजिए और भरिए कि आपको डायबिटीज तो नहीं है, आपके बॉडी में और क्या क्या प्रॉब्लम है थोड़ा बताइए, ताकि मैं प्रोडक्ट रिकमेंड करने से पहले मेरे दिमाग में हो कि इनको ये प्रॉब्लम है। अगर मुझे लगा कि ये सारे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम है, तो मुझे प्रोडक्ट देने से पहले मुझे अपने सीनियर से बात करना चाहिए कि मैं एक व्यक्ति को प्रोडक्ट वो लेने के लिए तैयार तो है, लेकिन उसके पास ये बीमारी, क्या मैं ये प्रोडक्ट दूं या नहीं दूं। या हर कोई कंपनी के पास कोई डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारी कंपनी आजकल डॉक्टर्स भी हायर करने लग गए, तो उनसे कंसल्ट करें कि क्या ये बीमारी होने के बाद हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। अगर इफ दे सेज यस, या उनका रिपोर्ट ले, उनको भेजे, उसके बाद प्रोडक्ट रिकमेंड करें। पर अंधाधुन ऐसे नहीं कि अब आप मोटा दिखे, चलो चलो पतला करना है, आपको पतला करना है, ये नहीं है। ऐसा करेंगे तो हम थोड़ा सा कमीशन के चक्कर में किसी का जान चला जाएगा। सही कह रहे हो आप। यस। जैसा कि आपने बताया कि आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, 11 ईयर से आप इस इंडस्ट्री में हो, और अगर किसी कोई कंपनी पिच कर रही है मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए, तो ये पॉसिबल है कि वो आपको कांटेक्ट करे, आपसे पूछे कि क्या मैं इस कंपनी ज्वाइन करूं या ना करूं, तो क्या आप उसकी हेल्प करोगे? यस, आई डू मेंटोर। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आती है, ओके। और बहुत अलग अलग कंपनीज के कुछ लीडर्स की कॉल आती है, बिकॉज दे हैव सीन मी ऑन सोशल मीडिया। मेरे यूट्यूब के वीडियोस भी वो काफ़ी देखे हैं, तो इवन कंपनी के ओनर्स के भी कॉल आती है। एंड मैं जितना हो सकता है मैं अपने तरफ से जेन्युइनली आई गाइड देम। मैं बहुत सारे लीडर को भी गाइड किया हूँ। आज के डेट में मेरा परिचय में एक नॉर्थ ईस्ट का एक लीडर है जिनको मैंने गाइड किया, एंड ही इज अर्निंग वेरी गुड, लैक्स के ऊपर वो इनकम करने लग गया है, एंड ही अप्रिशिएट्स माय गाइडेंस ऑलवेज। सो डेफिनेटली अगर कोई चाहता है मैं उसको गाइड करूं, तो डेफिनेटली आई वुड लव टू डू दैट। ओके।
तो माना आपने गाइड तो उसको कर दिया, पर आगे का रोड मैप का क्या? आप कैसे समझाओगे, कैसे गाइड करोगे, या क्या की टिप्स हैं कि वो क्या क्या फॉलो करे एक कंपनी ज्वाइन करने के बाद, जिससे वो बहुत सक्सेसफुल बनेगा फ्यूचर में? मेरे पास ना कोई भी जब एज अ मेंटोरशिप में आता है या कोई भी मेरे साथ काम करता है और मुझे एज ए मेंटोर वो अगर कंसीडर करता है, तो आई हैव टू मेक श्योर कि उसका समय खराब ना हो, ओके। क्योंकि टाइम इज मनी। और डायरेक्ट सेलिंग में भी सक्सेस को टाइम के साथ मापा जाता है कि अगर आप 10 साल में BMW लाते हैं तो थोड़ा क्रेज कम होगा, 1 साल में BMW लाते हैं तो क्रेज बहुत ज्यादा होगा, राइट? तो कम टाइम में बड़ा अचीवमेंट कैसे करना है उसको लेके मैं गाइड करता हूँ। तो उसमें मैं क्या क्या चीजें ध्यान देता हूँ। 3 चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी डायरेक्ट सेलर के लिए। नंबर 1, 3 बकेट है, 3 बाल्टी है, ये 3 बाल्टी को भरनी है। नंबर 1 इज नॉलेज। बिना नॉलेज के ये इंडस्ट्री में टिकना मुश्किल है। मोटिवेशन थोड़ी देर तक रहेगी और कुछ समय के बाद उतर भी जाएगी। बिल्कुल। तो मोटिवेट होके, अगर सेमिनार देख के मैं मोटिवेट होके शायद मैं सोचूंगा कि BMW ले आऊं, वो बेकार हो जाएगा। सेमिनार देख के BMW कभी नहीं आएगा। तो पहले नॉलेज हमें चाहिए, फिर स्किल्स चाहिए। अब स्किल्स में बहुत सारे स्किल्स इन्वॉल्व है। आप पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए आपको। यू हैव टू बी ए ट्रेनर बिकॉज यू हैव टू ट्रेन योर टीम। बिल्कुल। आपको ट्रेन करना पड़ेगा। यू शुड नो द सेल्स। आपको सेल्स आना चाहिए। आपको टीम को बिल्ड करना आना चाहिए। आपको ट्रेनर तैयार करना आना चाहिए। आपको लीडर बनाना भी आना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू शुड नो हाउ टू मैनेज द कन्फ्लिक्ट। टीमों के बीच में जो लड़ाइयां होती है, इसको मैनेज करना आना चाहिए। एंड उससे भी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको लोग छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो हाउ टू रिटेन योर पीपल, ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं जब नॉलेज और स्किल्स की इस 2 बकेट को जब पूरा करता हूँ किसी के साथ मेंटोरशिप करके, तो मेक श्योर करता हूं कि कम टाइम के अंदर वो अपने नॉलेज और अपने स्किल को वो ग्रो कर ले। क्योंकि स्किल जैसे ही ग्रो हो जाएगा, ही विल स्टार्ट मेकिंग मनी। पैसा आना उसको चालू हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट बेचना चालू हो जाएगा, टीम बनना चालू हो जाएगा, स्किल उसके पास है, कलाकारी है, यू नो। सो ये सारी चीज। अब सेल्स में मैं 2 चीज सिखाता हूँ। मैं थियोरिटिकल नहीं सिखाता हूँ। आई टीच 2 थिंग बिकॉज सेल्स इज ए स्किल एंड अ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का बहुत बड़ा हिस्सा 80% इज साइकोलॉजी, 20% इज योर कम्युनिकेशन, द स्किल यू हैव। तो ऐसी 80% साइकोलॉजी सेल्स के दौरान क्या हमें अपनाना चाहिए, कैसे हम सामने वाले को जाके पिच करते हैं, उसको नीड को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, और हाउ यू टेलर योर वर्ड्स, अपने शब्दों को कैसे टेलर करके सामने वाले को समझाते हैं। तो जब मैं ये सारे प्रॉपर सिस्टम बना के देता हूँ, एंड व्हाट आई डू इज, मैं 90 डे का एक गेम प्लान बनाता हूँ। 90 डे, बिकॉज योर फर्स्ट 90 days will decide the rest of your career. So पहला 90 दिन अगर आप प्रॉपर तरीके से, अगर आप प्रिपरेशन के साथ काम करते हैं, तो वही 90 दिन, क्योंकि ये मैंने सीखा था मेरे गुरु जो एरिक बरे हैं। सो वो बताए थे कि 90 डेज गेम प्लान में वो सिखाते हैं, योर एरोप्लेन जो है वो रनवे पे उड़ता है, दौड़ता है, उसके बाद वो टेकअप करता है। सो जो रनवे पे दौड़ता है ना, दैट इज योर 90 days। सो 90 दिन अगर आप प्रॉपरली वर्क करते हैं, 90 दिन के बाद यू कैन फ्लाई। सो आपका चेक, एक अच्छा पे आउट आपका आने लग जाएगा, जिससे आप अपनी सर्वाइवल को बीट कर पाएंगे। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैं ये चीज सिखाता हूं, एंड आई रियली मेक श्योर कि एवरीथिंग शुड बी डुप्लीकेबल। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे ये चीज आता है तो मैं अपने स्टाइल पे, नो, मैं वही बताऊंगा जो चीज रेप्लिकेट हो सके, सामने वाला उसको इजीली कॉपी कर सके। सो डुप्लीकेबल एजुकेशन सिस्टम मैं उसको देता हूं, और 90 डेज के अंदर मैं तैयारी करता हूं, ताकि वो 90 डेज के बाद ही कैन बीट हिज सर्वाइवल थ्रू दिस एजुकेशन। वेरी गुड। ये मैं करता हूँ। वेरी गुड। ये जो कैलकुलेशन रहता है मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज का, ये कुछ ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग में उन्होंने कैलकुलेशन कुछ और किया है, जैसे जैसे क्राउड बढ़ता जाएगा वो उसको चेंज भी करते हैं? ये नियम नहीं है ये। नहीं, मतलब दिस इज नॉट ए लॉ, बट कंपनी इज डूइंग दैट। जो पर्दे के पीछे की बात कर, हाँ, पर्दे के पीछे की मैं बात कर रहा था। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पब्लिक को शुरुआती दौर में अट्रैक्ट करने के लिए कंपनियां कंपेंसेशन प्लान को बहुत अट्रैक्टिव बना देते हैं। कि मेरे प्लान में आप बिना कुछ के भी इतना पैसा कमा सकते हो। बहुत अट्रैक्टिव प्लान बना, राइट? पब्लिक आ गए, भीड़ आ गया,
कंपनी अपनी प्रॉफिट का हिस्सा भी प्लान में डाल के बना दिया, क्योंकि कंपनी को पता है कि पब्लिक आएगी तो बाद में पैसा हाँ, मैं कमा लूंगा। हाँ। तो पहले कंपनी अपनी प्रॉफिट की सारे हिस्सा प्लान में डाल दिया और प्लान को बेहतरीन बना दिया। और जैसे ही 6 महीने 1 साल हो गया, फिर उसके बाद कंपनी ने सोचा कि भाई कम्युनिटी तो आ गया, अब तो कमाना है पैसा। रिवाइज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कंपनी कर दे प्लान चेंज। मैंने एक कंपनी में एसोसिएटेड था, 6 महीने में 4 बार प्लान चेंज। मतलब प्लान चेंज करना उनका मतलब अगर यूएसपी हो गया था अगर आप बोलोगे तो। इसलिए 6 हाँ में 4 टाइम बहुत ज्यादा। हाँ, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुआ। सो सभी को तकलीफ होती है। ऑब्वियसली व्हेन यू चेंज द प्लान, सबको तकलीफ होती है। वो एम्प्लॉय की या मैं कहूंगा एजेंट्स के फेवर में कभी नहीं होता, वो कंपनी के फेवर में ही होगा प्लान चेंज। इसीलिए मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सारे व्यूअर को भी पूछूंगा कि प्लान चेंज के फेवर में कितने लोग हैं। अगर आप लोग कंपनियों के प्लान चेंज के फेवर में हो तो एक बार कमेंट करके बताओ। लेकिन प्लान चेंज करते हैं तो लीडर का मौत वहीं से स्टार्ट होता है। ओके। डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई भी कंपनी प्लान बदलती है तो उस लीडर का उम्मीद को मार देती है। ओके। जिस प्लान के साथ जुड़ के वो पैसा बनाने के लिए आया था, वो उम्मीद मर गया। फिर वो कंपनी छोड़ता है, फिर और कहीं भागता है, तुम टीम को लेके भी चला जाता टीम को लेके चला जाता है। कंपनी का लॉस होती है, कंपनी का बदनाम उड़ती है बहुत सारे। और कंपनी क्या करती है, वो बदनाम के छुपाने के लिए कुछ दूसरा एजेंडा चला देती है। ऐसा ही। लोग तो इतना मासूम है कि कंपनी कैसे भी मैनिपुलेट कर ले। हाँ सही हाँ, बात, यही हो जाती है। बिल्कुल फैक्ट है। कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो उन लोगों को जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं भी हैं और जो हैं भी, उनको भी, दोनों लोगों के लिए? जो नहीं है उनके लिए ये बोलना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। ओके। वाई? एआई इतना स्पीड जॉब्स को वो क्या कर रही है, किल कर रही है। क्या कर रही है? और टेक्नोलॉजी इतना हाई हो रहा है कि एक नॉर्मल व्यक्ति compete नहीं कर पाएगा अभी। और आज के डेट में वही जॉब में बड़े स्केल कर पाएगा जो टेक्नोलॉजी को मॉनिटरिंग कर पाएगा, टेक्नोलॉजी जो एआई को हैंडल कर पाएगा, जो एआई के द्वारा वो कुछ क्रिएट कर पाएगा। वैसे लोग बहुत स्केल करेंगे और नॉर्मल लोग किक आउट हो जाएंगे। ओके। हमने बहुत सारे केस स्टडी सुने कि बहुत बड़े बड़े कंपनियां बहुत सारे लोगों को फायर कर दिए। हाँ ऐसा है। सो आज के डेट में जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे या डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे, नेटवर्क मार्केटिंग यूज तो नहीं करूंगा, डायरेक्ट सेलिंग वर्ड, बिकॉज इंडिया में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। तो डायरेक्ट सेलिंग आज के डेट में एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। साइड बाय साइड आप शुरू करिए और जैसे मैंने बताया, पहले प्रोडक्ट खरीद लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, रिजल्ट दिया, आपके नीड को सेटिस्फाई किया, देन यू स्टार्ट शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ओके। आप इसको चालू करिए। इसमें एक और चीज जोड़ता हूं मैं आपकी बातों को। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यार अभी तो स्कोप खत्म हो गया हाँ है ना, मेरे शहर में बहुत सारे लोग हो गए, अब मैं जुड़ू तो किस में जुड़ू यार, सारे जगह में। ऐसा कहते हैं लोग। जिसको ये लग रहा है कि स्कोप खत्म हो गया, वो अपने शहर में जाके जो सेंटर में ट्रैफिक चौक में खड़ा हो जाए और सामने घूम के देखे कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। लेस देन 1% लोग उसके शहर के कर रहे होंगे। इसका मतलब स्टिल देयर इज ए स्कोप, वो कर सकता है अभी भी। तो साइड बाय साइड नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करे। बट जो चीजें मैंने आज बताया कि एजुकेशन ड्रिवन बिजनेस करे, शिक्षा लें, एजुकेशन ले, प्रॉपर सिस्टम ड्रिवन काम करें, हवाबाजी ना करें, भोकाली काम ना करें, धीरे धीरे प्योर सिस्टमेटिक काम करें और धीरे धीरे इसको बिल्ड करें, तो ये आगे जाके बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा। और जो एमएलएम कर रहे हैं उनके लिए बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जांग पीटना बंद करें, कपड़े फाड़ना बंद करें और आप लोगों को प्योर एजुकेट करें। एजुकेशन ड्रिवन इंडस्ट्री हमें बनाना है, इसको प्रमोट करें, ना किसी के पे आउट को प्रमोट करे, ना किसी BMW को प्रमोट करे, ना कंपनी का टर्नओवर। अरे एंड यूजर को कंपनी के टर्नओवर के साथ क्या लेन देन। बिल्कुल सही बात। मैं सर आपसे एक प्रोडक्ट ले रहा हूँ, वो प्रोडक्ट मुझे सेटिस्फाई किया तो थैंक यू वेरी मच, नहीं किया तो टाटा बाय बाय, नहीं किया तो टाटा बाय बाय। सही बात है। तो मेन चीज वो है, तो उसके बारे में लोगों को जानकारी अच्छे से दे, एजुकेट करें और ये बिजनेस को चलाए। हवाबाजी में बिजनेस ना करें और कंपनियां इधर उधर ज्यादा होने के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो इमेज गलत सेट होती है, उसको ज्यादा प्रमोट ना करें। एजुकेशन और प्रोडक्ट प्रमोशनल वाला बिजनेस बनाएं। ओके। सो दिस इज माय मैसेज
to the non-networkers who are interested to join network marketing but very confused, and to them who are in direct selling but doing direct selling in a different way. ओके Yeah, thank you. आज काफ़ी मज़ा आया मुझे आपसे डिस्कशन करके बहुत सच में, क्योंकि जो भी मैंने अभी तक सुना था डाइट सेलिंग को लेके, डाइट कभी इतना डिस्कशन तो मैं नहीं हो पाया। एक दो मैंने सेमिनार जैसे कि मैंने बताया मैं अटेंड किए हैं, पर वहाँ वही चलता था BMW वगैरह वगैरह गाड़ियों की बातें, मेरे पे आउट की बातें। पर आप आज काफ़ी कुछ सारे मेरे कॉन्सेप्ट और काफ़ी सारे डाउट क्लियर हुए हैं, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, एंड इट इज़ माय प्लेजर कि मैं आज आपके पॉडकास्ट में आके कुछ इनसाइट्स जो मुझे मेरे अंदर भी था कि आई शुड शेयर दिस ऑन पब्लिक, और मुझे आज आपकी प्लेटफॉर्म मिला और मैं शेयर किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।